दोस्तों, एक दिन की बात है जब कर्ण मेरी बड़ी बहन रेखा दीदी से उनके कमरे में गुपचुप बातें कर रहा था। मैं उस वक्त खिड़की के छोटे से रोशनदान से छिपकर उन्हें ताक रहा था। मौका देखते ही मैंने अपने फोन के कैमरे से उनकी कुछ तस्वीरें खींच लीं। कर्ण, जो हमारे पड़ोस में रहने वाला एक नौजवान चित्रकार है, अक्सर रेखा दीदी से छिप छिप कर मिलता था। मुझे उनकी यह गुप्त मुलाकातों का राज पता चल चुका था। इसीलिए तस्वीरें लेते वक्त मैंने खास ख्याल रखा, फोन को साइलेंट पर रखा और कैमरे की आवाज को भी बंद कर दिया। उस समय मेरे पास खुद का कोई बढ़िया कैमरा फोन नहीं था, तो मैंने अपने दोस्त से उसका फोन उधार लिया था। तस्वीरें खींचने के बाद मैंने उन्हें अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया और दोस्त के फोन से सारी तस्वीरें हटा दीं। फिर मैंने दोस्त को उसका फोन लौटा दिया। इसके बाद मैंने एक फोटो एडिटिंग टूल का इस्तेमाल करके तस्वीरों की चमक को थोड़ा बढ़ाया, ताकि रेखा दीदी और करण के चेहरे साफ तौर पर नजर आए। फिर मैंने एक रंगीन प्रिंटर से उन तस्वीरों को छाप लिया। अब मुझे बस सही वक्त का इंतजार था। मेरा इरादा था कि इन तस्वीरों को रेखा दीदी के सामने लाकर उन्हें डरा दूं और अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करूं। मैं ऐसी परिस्थिति का इंतजार कर रहा था जब कर्ण शहर से बाहर हो और रेखा दीदी घर में अकेली हों। मुझे डर था कि अगर रेखा दीदी को पहले ही भनक पड़ गई कि मुझे उनकी और कर्ण की सच्चाई पता है, तो वो कर्ण को बता देंगी और दोनों मिलकर मुझसे ये तस्वीरें हटवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैंने हर कदम सोच समझकर उठाया, ताकि उन्हें मेरे प्लान का जरा भी अंदाजा न हो। लगभग 2 महीने बाद वो सुनहरा मौका आ ही गया। करण एक हफ्ते के लिए अपने गांव गया था और रेखा दीदी घर पर अकेली थीं। उस दौरान मम्मी को भी कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा था और पापा अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर थे। अब घर में सिर्फ मैं और रेखा दीदी रह गए थे। मुझे लगा कि इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा और मैंने फौरन अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। मैंने रेखा दीदी की तस्वीरों को एक लिफाफे में डाला और उस पर उनके पति का नाम लिख दिया। मैंने ऐसा जताया जैसे ये लिफाफा डाक से आया हो। उस दिन जब मैं कॉलेज से लौटा, तो लिफाफा हाथ में लेकर घर में दाखिल हुआ। मैं सीधा रसोई की ओर गया और वहां से रेखा दीदी को पुकारा। वो अपने कमरे से बाहर आईं। उस वक्त वो नीले रंग का गाउन पहने हुए थीं। उन्हें देखकर मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैंने खुद को संभाला और लिफाफा उनके हाथ में थमाते हुए कहा, दीदी, ये बाहर रखा था, शायद डाक वाला छोड़ गया है। रेखा दीदी ने थोड़े आश्चर्य से लिफाफे को लिया और उसे गौर से देखने लगीं। मैं पास की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, देखो ना दीदी, ये किसका हो सकता है? उन्होंने जवाब दिया, पता नहीं, ससुराल से तो ऐसा कुछ नहीं आता। फिर उन्होंने लिफाफा खोला और अंदर की तस्वीरें निकालीं। जैसे ही पहली तस्वीर पर उनकी नजर पड़ी, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो डर से कांपने लगीं और कुछ बोल नहीं पाईं। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ दीदी? सब ठीक तो है? वो चौंक कर मेरी तरफ देखीं और उदासी भरे लहजे में बोलीं, हाँ। फिर जल्दी से कहा, शायद ये उनके लिए आया है, मैं इसे संभाल लेती हूँ। ये कहते हुए वो तेजी से अपने कमरे की ओर चली गईं। उनके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला। मैं सोचने लगा कि अब आगे क्या होगा। रेखा दीदी ने तस्वीरें देख ली थीं और उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उन्हें गहरा धक्का लगा है। शायद वो मुझसे अपनी भावनाएं छिपाने के लिए कमरे में भाग गई थीं, लेकिन मैंने अपनी योजना को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया था। अब मुझे अपने इरादे को पूरा करना था। हालांकि मन में थोड़ा डर और उत्सुकता दोनों थी कि आगे क्या होने वाला है। फिर मैंने आराम से खाना खाया और अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गया। मैंने सोचा कि रेखा दीदी को थोड़ा वक्त देना चाहिए, ताकि वो अपने आप को संभाल सकें। अगले 2 घंटों तक मैं बस यही सोचता रहा कि अब अगला कदम क्या होगा। इसके बाद मैं उठा और रेखा दीदी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर हल्के से खटखटाया। अंदर से उनकी आवाज आई, क्या है? मैंने कहा, दरवाजा खोलो ना। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो थोड़ी चिढ़कर बोली, अभी मुझे तंग मत करो, मैं थक गई हूं। मैंने फिर कहा, बस 1 मिनट के लिए खोल दो। थोड़ी देर खामोशी के बाद उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे अंदर आने दिया। वो बिस्तर पर बैठ गईं और थके हुए अंदाज में बोली, जल्दी बोलो, मेरा सिर फट रहा है, मुझे आराम करना है।
मैंने चिंता जताते हुए कहा, दीदी, तबीयत खराब है क्या? उन्होंने गुस्से से कहा, मैं ठीक हूं, जो कहना है वो जल्दी कहो। मैंने कहा, मेरे फोन में कुछ तस्वीरें हैं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये सुनते ही वो सतर्क हो गईं और बोलीं, कैसी तस्वीरें? और मुझे क्यों दिखा रहे हो? मैंने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे, पहले तो देख लो, तुम्हें अच्छी लगेंगी। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, मुझे कुछ नहीं देखना, तुम यहां से जाओ। तब मैंने गंभीर होकर कहा, अगर नहीं देखोगी तो बाद में अफसोस होगा। अब वो उलझन में पड़ गईं और बोलीं, क्या मतलब है तुम्हारा? ठीक है, जल्दी दिखाओ। मैं थोड़ा उत्साहित था, लेकिन नर्वस भी। मैं उनके पास गया, फोन निकाला और गैलरी खोली। रेखा दीदी स्क्रीन की तरफ ध्यान से देख रही थीं। पहली तस्वीर मम्मी की थी, जो रसोई में खाना बना रही थीं। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और फोन अपने हाथ में ले लिया। मैंने कहा, आगे की तस्वीरें देखो, बहुत शानदार हैं। वो स्क्रॉल करने लगीं। आगे मम्मी पापा की कुछ आम तस्वीरें थीं, फिर रेखा दीदी और करण की भी कुछ साधारण तस्वीरें थीं। फिर जैसे ही अगली तस्वीर आई, जिसमें वो और करण करीब खड़े थे, उनकी आंखें फैल गईं और वो घबराकर मेरी ओर देखने लगीं। मैंने इशारे से उन्हें अगली तस्वीर देखने को कहा। अगली तस्वीर में वो और करण एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। ये देखते ही वो गुस्से में मेरे पास आईं और बोलीं, बदमाश, ये तस्वीरें तुमने कहाँ से लीं? मैंने तेजी से फोन उनके हाथ से छीन लिया। उन्होंने फोन वापस लेने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे अपनी जेब में डाल लिया। वो गुस्से से चीखीं, बेशर्म, ये तस्वीरें कहाँ से लाया? जल्दी बता। मैंने शांति से कहा, मैंने खुद खींची हैं। ये सुनकर वो हक्की बक्की रह गईं और बोलीं, कब? कहाँ? कैसे? मैंने शांत लहजे में बताया, मुझे तुम्हारे और करण के बारे में सब पता है। ये तस्वीरें मैंने गोदाम की खिड़की से खींची हैं। ये सुनते ही वो समझ नहीं पाईं कि क्या करें और फूट फूट कर रोने लगीं। मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो बड़बड़ाते हुए बिस्तर पर ढह गईं और तकिए में मुंह छिपाकर जोर जोर से रोने लगीं। मैं चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया और उन्हें देखता रहा। वो वहीं पड़ी सुबक रही थीं। उनका नीला गाउन उनके शरीर से चिपक गया था, जिससे उनकी शक्ल साफ दिख रही थी। कुछ देर बाद, जब उनका रोना थोड़ा कम हुआ, मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, दीदी, अब बस करो, उठो। लेकिन वो रोती रहीं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा, दीदी, मैं ये तस्वीरें किसी को नहीं दिखाऊंगा, मुझ पर यकीन करो। ये सुनकर उन्होंने धीरे से सिर उठाया और मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मैंने कहा, जैसी हो वैसी ही देख रहा हूं। वो तिलमिलाकर बोली, क्या मतलब है तेरा? मैंने कहा, जिस तरह तुम करण के साथ रहती हो, उसी की बात कर रहा हूं। उन्होंने गुस्से से कहा, तू मुझसे ऐसी बेहुदा बातें कैसे कर सकता है? मैं तेरी दीदी हूं। मैंने शांत स्वर में कहा, क्या ये बात गलत है? वो झल्लाकर बोली, करण के साथ जो होता है वो अलग है, लेकिन तू मेरा भाई है, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैंने उन्हें ताना मारते हुए कहा, जब करण के साथ थीं, तब तुम्हारी इज्जत कहाँ गई थी? इस पर उन्होंने गुस्से से जवाब दिया, उसने मुझे मजबूर किया था। फिर धीरे से बोली, देख रवि, पहली बार मजबूरी में हुआ था, लेकिन बाद में मैं खुद उससे जुड़ गई। प्लीज रवि, अब ये सब बंद कर दे। मैंने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, कुछ नहीं कहता, लेकिन ये तस्वीरें मैं अपने पास रखूंगा। जरूरत पड़ी तो इन्हें छपवाकर डाक से भेज दूंगा। ये सुनकर वो सिर झुकाकर फिर से रोने लगीं। उन्हें इस हाल में देखकर मेरे मन में दो विचार आए, या तो उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं, या फिर उन्हें पूरी तरह अपने काबू में कर लूं। कुछ देर रोने के बाद उन्होंने सिर उठाया और आंसुओं से भरी आंखों से बोलीं, रवि, मैं तेरी बहन हूं, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने सख्त लहजे में कहा, ये सब सोचना तुझे करण के साथ जाने से पहले चाहिए था। वो सुबकते हुए बोली, पहली बार मजबूरी थी, मैं लाचार थी। मैंने साफ पूछा, लेकिन बाद में तो तू अपनी मर्जी से उसके साथ थी, इसमें मेरा क्या कसूर? उन्होंने सफाई दी, रवि, तेरे जीजू बाहर रहते हैं, मेरी भी अपनी जिंदगी है, अपने सपने हैं, तू ऐसा क्यों कर रहा है? मैंने तंज कसते हुए कहा, वाह दीदी, तो इसका मतलब तू किसी के भी साथ रह सकती है। उन्होंने फिर वही कहा, उसने मुझ पर जोर डाला था। मैंने तीखे स्वर में पूछा, तो क्या
अगर मैं भी ऐसा करूं तो? वो गुस्से से चिल्लाई, रवि, तू बहुत गंदी बात कर रहा है, तुझे शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। मैंने कहा, जो सच है वही बोल रहा हूं। वो बोली, भाई ऐसा नहीं करते। मैंने जिद पकड़ते हुए कहा, भाई बहन का रिश्ता तो तुझमें रहा ही नहीं। अगर होता तो तू ऐसा न करती। जब उसने जबरदस्ती की तब तुझे मुझे बताना चाहिए था। इस पर वो रोते हुए बोली, भाई मैं मर जाऊंगी। मैंने सख्ती से कहा, दीदी इससे कुछ नहीं बदलेगा, सच तो सामने आएगा ही। फिर वो रोते हुए बोली, तू मुझसे बदला ले रहा है, इसलिए ये सब कर रहा है। मैंने कहा, मान ले ऐसा ही है, बहन है तो क्या? जब तू किसी और के साथ रह सकती है तो मुझे क्यों रोकती है? अब वो और जोर से रोने लगीं। उन्होंने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया और सिसकियां भरने लगीं। लेकिन मैं अपने इरादे से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि मैं पीछे हटने वाला नहीं था। करीब 20 मिनट बाद उन्होंने रोना बंद किया और मेरी तरफ देखते हुए बोली, तू सचमुच मुझसे वो मांग रहा है जो अनमोल है? मैंने कहा, हाँ दीदी, अगर तू चाहती है कि ये तस्वीरें किसी को न दिखें तो तुझे मुझे देना होगा। वो बोली, लेकिन रवि, तू मेरा भाई है। हे भगवान, मैं क्या कर रही हूं? और वो फिर से रो पड़ी। मैंने शांत स्वर में कहा, दीदी, ये सब तेरे अपने किए का नतीजा है। अगर तू चाहती है कि ये बात छिपी रहे तो तुझे पैसे देने होंगे। उन्होंने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है मैं दूंगी, लेकिन रवि, ये गलत है। मैंने अपना फैसला सुनाया, दीदी, तू जैसी है वैसी ही रहेगी। मुझे बस करण के साथ तुझे देखकर गुस्सा आता था, लेकिन अब जो मैं चाहता हूं वही होगा। उन्होंने समझाने के लहजे में कहा, रवि, जवानी में कुछ ख्याल आना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं। मैंने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ये तेरी मर्जी के खिलाफ था, लेकिन अब नहीं है। वो गुस्से से बोली, तू मेरा भाई है, ऐसी बातें कैसे कर सकता है? मैंने थोड़ा तेज आवाज में कहा, जैसे तूने करण के साथ किया, पहले मना किया, फिर खुद मान गई। मतलब तुझे सब पता था? अब वो थोड़ा संभल चुकी थीं। उनकी बातों में रुकावट थी, लेकिन लग रहा था कि उन्होंने सच को स्वीकार कर लिया है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे शुरू से सब पता था। वो शक भरी नजरों से बोली, मतलब तू शुरू से मेरे पीछे पड़ा था? मैंने कहा, कुछ ऐसा ही समझ ले, और ये तस्वीरें मेरे पास सबूत की तरह रहेंगी। अगर तुझे लगता है कि मैं इन्हें तुझे दे दूंगा तो ये भूल मत करना। वो घबराकर बोली, प्लीज रवि, इन्हें जीजू को मत भेजना। मैंने पूछा, तो तैयार है ना? उन्होंने हार मानते हुए कहा, मेरे पास और कोई चारा है क्या? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुझे तैयार होना ही पड़ेगा। फिर मैंने धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने मेरे हाथ की ओर देखा, फिर मेरी आंखों में देखा। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और चेहरा सूझा हुआ था, लेकिन वो मुझे हमेशा की तरह आकर्षक लग रही थीं। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा और बोलीं, रवि, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा समय दे, मैं बहुत थक गई हूं। उनकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर सोचा, उन्होंने हाँ तो कह ही दी है। अगर उन्हें थोड़ा आराम करने दूं तो क्या बिगड़ जाएगा? इससे वो मानसिक रूप से तैयार भी हो जाएंगी। मैंने कहा, ठीक है दीदी, तुम आराम कर लो। मैं 2 घंटे बाद आता हूं, लेकिन तब कोई बहाना नहीं चलेगा। फिर वो करवट लेकर तकिए में मुंह छिपा ली। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मेरा मकसद पूरा हो गया था। तभी उनके कमरे से आवाज आई, रवि, रुक जा। मैंने मुड़कर पूछा, क्या हुआ दीदी? वो बोली, इन तस्वीरों का क्या करेगा? मैंने हंसते हुए कहा, पहले सब ठीक से हो जाए, फिर मैं खुद इन्हें डिलीट कर दूंगा। वो बोली, कोई देख लेगा तो? मैंने कहा, कोई नहीं देखेगा। मैंने इन्हें अच्छे से छिपाया है, तुम फिक्र मत करो। उन्हें ये भरोसा देकर मैं बाहर निकल गया। फिर मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेटकर सोचने लगा कि रेखा दीदी को कैसे संभालना है। करीब 1.5 घंटे बाद मैं उठा, नहाया और आरामदायक कपड़े पहन लिए, एक ढीली टी शर्ट और शॉर्ट्स। फिर मैं उनके कमरे की ओर बढ़ा। दरवाज़ा बंद था। मैंने हल्के से धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने देखा
कि रेखा दीदी बिस्तर पर लेटी थीं। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन वो सोई नहीं थीं। वो मेरा इंतजार कर रही थीं। मैंने धीमे स्वर में कहा, रेखा दीदी। उन्होंने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन जवाब दिया, क्या है? मैंने पूछा, आंखें बंद करके क्यों लेटी हो? वो बोलीं, तो क्या करूं? तुझे मुझसे बात जो करनी है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आंखें बंद होंगी तो कैसे बात होगी? वो बोलीं, क्या मेरी आंखों से बात करेगा? मैंने कहा, नहीं, पर मेरी बात पूरी होने से पहले वो बोलीं, देख रवि, वक्त मत बर्बाद कर, इसलिए तो मैं यहां तैयार होकर लेटी हूं। मैंने हिचकते हुए कहा, दीदी, ये सब सही नहीं लग रहा। वो बोलीं, तुझे नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे अब सब समझ आ गया है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने पूछा, क्या अब तुम तैयार हो? उन्होंने कहा, नहीं, लेकिन मेरे पास और रास्ता क्या है? इसीलिए तू इससे कुछ सबक ले ले। लेकिन याद रख, तू मेरा भाई है। मैं तेरे साथ ऐसा नहीं सोच सकती। मैंने कहा, पहले भी तूने ऐसा ही कहा था, लेकिन बाद में तूने खुद माना ना। वो बोली, वो दूसरी बात थी, लेकिन तू मेरा भाई है। मैंने सोचा और कहा, ठीक है दीदी, अगर तुझे ठीक नहीं लगता तो छोड़ दे। मैं फिर कभी इस बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर तू कोशिश करेगी तो शायद तुझे भी अच्छा लगे। इस पर वो चुप रहीं। मैं उन्हें मनाने की कोशिश करता रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।